फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी,
फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सिमी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिमी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। गंगापुर नगर में सिमी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, मगर सिमी को कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। सिमी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ ने कहा, अरे सिमी, तुम तो जानती हो मेरे पास कितना काम है, ये सब काम कौन निपटाएगा। तो सिमी पापा के पास जाती है, पापा को कहानी सुनाने के लिए कहती है। अरे सिमी बेटा, मैं तो ऑफिस की फाइल्स देख रहा हूँ। सिमी दोनों की बातें सुन के बहुत परेशान होती है और उदास भी होती है। अरे मैं किसके पास जाके कहानी सुनूंगी, मम्मी पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। तो सिमी दौड़ दौड़ के अपने भाई के पास पहुंचती है। भाई को भी बोलती है कहानी सुनाने के लिए। तो भाई कहता है, सिमी, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम भी जाके पढ़ो, कहानी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सिमी के मुंह पे फिर से उदासी छा जाती है, मगर सिमी हार नहीं मानी। पड़ोस में जाके पहुंच जाती है। पड़ोसी की आंटी को कहती है कहानी सुनाने के लिए। तो पड़ोस की आंटी कहती है, अरे मुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मैं अभी बाजार जा रही हूँ, अभी नहीं। सबकी ना सुनते सुनते सिमी थक के घर आ जाती है और तय करती है, अरे इन सब के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैं कल जाके टीचर से पूछूंगी। ऐसे सोच के खाना खा के सो जाती है और सुबह स्कूल पहुंचती है तो टीचर से कहती है कहानी सुनाने के लिए। तब टीचर ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले हम हिस्ट्री की लेसन खत्म करते हैं, बाद में टाइम मिला तो देखा जाएगा। तो सिमी फिर उदास चेहरे से आके अपने बेंच पे बैठ जाती है। सिमी जिस किसी को भी कहानियाँ सुनाने की मांग कर रही थी, उनके पास कहानियाँ सुनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं था। एक दिन आशा दीदी सिमी के स्कूल आती है। आशा दीदी टीचर भी नहीं थी और वो पढ़ती भी नहीं थी। वे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बड़ी थी, मगर टीचर से छोटी थी। आशा दीदी दिखने में बहुत सुंदर थी। दुबली पतली सी है तो भी उसकी चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था। आशा दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चे और टीचर की दोस्त बन गई। तो सिमी की मन में ये ख्याल आता है, अरे मैं आशा दीदी को कह के कहानी सुन सकती हूँ। मगर सिमी के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि कैसे पूछे। तो वो एक दिन धीरे से आशा दीदी के पास जाती है। आशा दीदी, क्या आपके पास थोड़ा समय मेरे लिए है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? तो आशा दीदी सिमी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिमी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। सिमी को इससे पहले ऐसे कोई प्यार से बात नहीं किया कहानियों के बारे में। तो सिमी सोचते हुए पूछती है, दीदी क्या आपको भालू की कहानी आती है? तो आशा दीदी स्कूल के आंगन में स्कूल के बाद कहानी सुनाने की वादा करती है। तो सिमी और उसके दोस्त स्कूल के आंगन में स्कूल की लास्ट घंटी बजने के बाद जा पहुंचते हैं और आशा दीदी अपनी कहानी शुरू करती है। आशा दीदी जंगल में घूमते घूमते खो गया हुआ एक भालू की कहानी शुरू करती है। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना मजबूत था कि सिमी को आशा दीदी की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी और सिमी तो अपनी ख्यालों में जंगल में भालू के साथ खुद खो गई थी। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना आकर्षक था कि आसपास खेलने वाले सिमी के सारे दोस्त भी आशा दीदी की फैन बन गए और वो भी कहानी सुनने के लिए आ पहुँचे। ऐसे ही कहानियों का सिलसिला हर दिन चलता रहा। पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और
खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। माँ, मुझे लगता है ये पीलू का काम है। उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है।
एक बार टिल्लू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात पीलू चिड़िया से होती है। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। फिर टिल्लू पीलू को घर लेकर आ जाता है। टिल्लू की माँ बबली पीलू को देखकर बहुत खुश होती है और टिल्लू से कहती है, वाह टिल्लू, तूने तो बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है। टिल्लू कहता है, माँ जी, अगर मैं आपके भरोसे रहता तो आप तो एक घरेलू बहू टिका देती मेरे साथ। बबली कहती है, अरे कमबख्त, तो तू क्या कह रहा है कि ये पीलू घर का काम नहीं करेगी? पीलू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आप सबकी बहुत सेवा करूंगी। बबली कहती है, बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तेरे ये सोने के जेवरात तो बहुत ही सुंदर हैं। तुमने इतने सारे कीमती जेवरात पहन के रखे हैं, जरूर तुम अमीर घर से हो। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मेरा मायका बहुत अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक संस्कार दिए हैं कि ससुराल जाते साथ ही पूरे जेवरात अपनी सास को दे देना। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे टिल्लू, तेरी बीवी सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। थोड़ी देर बाद पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये लीजिए सारे जेवरात, इसे आप अपने अलमारी में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से लॉक में रख देती हूँ। इस तरह से पीलू अपने पूरे जेवरात बबली को दे देती है। अगले दिन जब बबली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में सोने की चेन नहीं है। वो तुरंत ही अपने बेटे और बहू को बुलाती है, अरे टिल्लू, पीलू, जल्दी आओ यहाँ पर। टिल्लू कहता है, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? बबली रोते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की चेन थी वो अब गायब है। पता नहीं उसे रातों रात किसने चुरा लिया। पीलू कहती है, माँ जी, आपकी चेन कौन चुराएगा? याद कीजिए, आपने उसे कहाँ रख दी हो? अरे नहीं बहू, मैं उसे उतारी ही नहीं, तो मैं उसे रखूंगी कहाँ पर? पीलू कहती है, माँ जी, आप कल बाजार गई थी, लगता है बाजार में ही किसी ने आपकी चेन चुरा ली। चोर उचक्के ऐसे ही जगह घूमते रहते हैं। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, कल मैं बाजार गई थी, हो सकता है वहीं पर चोरी हुई हो। सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि आखिर चेन गई कहाँ। टिल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, क्यों ना तुम अपने घर की सारी चाबियाँ पीलू को दे दो। फिर बबली अपने पूरे घर की चाबी पीलू को दे देती है। बहू, इन चाबियों को संभाल के रखना, ये पूरे घर की चाबियाँ हैं। पीलू कहती है, माँ जी, आप ही इन चाबियों को रखे, मैं इनका क्या करूंगी? अरे नहीं बहू, अब तू ही इन्हें संभाल। देख नहीं रही क्या मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है? इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। पीलू अपने परिवार पर विश्वास जमा लेती है। एक सुबह टिल्लू जब अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तो उसे एक भी अनाज की बोरी दिखाई नहीं देती है। वो अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछता है, माँ, आपने अनाज की बोरियां देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखी, बहू से पूछ ले, उसी ने कहीं रख दी हो तो। तभी वहाँ पर पीलू आती है और कहती है, टिल्लू जी, मुझे तो आज शॉपिंग करने के लिए जाना था और आज ही अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई। टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू, तुमको शॉपिंग करनी है क्या? ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, अब जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। पीलू क्रेडिट कार्ड पाकर बहुत खुश होती है और टिल्लू अनाज लेने के लिए शहर चला जाता है। अचानक बीच बाजार में टिल्लू को एक एसएमएस आता है। वो तुरंत ही अपने घर में फोन लगाता है। बबली टिल्लू से कहती है, अरे बेटा, घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, पूरे जेवरात चोरी हो गए हैं। माँ, मुझे लगता है ये पीलू का काम है, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है। मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। फिर टिल्लू तुरंत ही पुलिस के पास जाता है। वहाँ पर वो इंस्पेक्टर चील को पूरी बात बताता है। फिर कुछ ही दिनों बाद पीलू पकड़ी जाती है और टिल्लू को उसके द्वारा लूटा गया सारा सामान वापस मिल जाता है। अब टिल्लू अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहने लगता है। लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है, किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ, अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली,
बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है। अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना, गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज, ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप 1 बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे 1 बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।